हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की इस रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 6 तक की जो है प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और साथ ही साथ जो नोट्स की पीडीएफ की भी लिंक अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब हम जो है नोट्स के पीडीएफ की लिंक भी दे दूंगा और साथ साथ आपको ऐसे फिर भी ना मिले तो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, एलआर केमिस्ट्री वाईटी टेलीग्राम ग्रुप, तो इसे भी आप ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट 2, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब है कि द्रव्य अनुपाती का नियम, इसकी बात करेंगे। तो आपको वो मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया था, तो उसी से जो है उसी पर आगे बढ़ रहे हैं हम। और हम बात करेंगे आज लॉ ऑफ मास एक्शन की, एंड देन बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की और उस पर आधारित कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर आधारित कुछ उनके जो बीच के जब संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं और साथ साथ आपको बता दिया जाए कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये किसने दिया था? गुलबर्ग और वागे ने दिया था। ये गुलबर्ग और वागे नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए हैं। इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखें। और ये जो है आपको जो है विकल्पों में किसी भी जो है ना कुछ एक स्पेशल है साइंटिस्ट जिनका नाम दिया यानी विकल्पों में दिया जा सकता है आपकी बोर्ड एग्जामों में भी, उनमें से ये दो स्पेशल है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में लॉ ऑफ मास एक्शन की। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड में। ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती के नियम की, जिसको जो है गुलबर्ग तथा वागे नाम के दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। तो इस नियम के अनुसार जो है ना क्या बात होती है, सुनिए। इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के जो यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान की बहुत ज्यादा मान्यता है और यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आप पूछेंगे सर सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? तो सक्रिय द्रव्यमान एक मोलर सांद्रता है, एक प्रकार की मोलर सांद्रता है। तो ये जो है ना सक्रिय द्रव्यमान, मान लीजिए आपने HCl और NaOH के जो इन दोनों का आपको रिएक्शन करवाना है। अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, तो चलो ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम की एक अभिक्रिया जो कि रेगुलर रूप से आप पढ़ेंगे, उनमें से एक है PCl5 प्लस, यानी इसका विघटन होगा आपका, तो विघटन होकर के मिलेगा आपको PCl3 प्लस PCl2 प्लस Cl2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने इसका मान लीजिए 5 मोल पर लीटर लिया हुआ था और यहाँ पर आपको मान लीजिए 3 मोल पर लीटर मिल रहा है। जो भी मिल रहा है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। 3 मोल पर लीटर हो रहा है, आपने लिया था। लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने 5 मोल से इसका यानी इसका जो सक्रिय मतलब इसका यूज हो रहा है मात्र 3 मोल प्रति लीटर का ही यूज हुआ है, आपका इतने द्रव्यमान का यूज हुआ है। और यहाँ से उसी वजह से 3 मोल प्रति लीटर इसके अणु, इस सांद्रता के अणु हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस सांद्रता के अणु मोल पर लीटर। तो जो यूजेबल जो सांद्रता है, जिस 3 मोल पर लीटर ये जो यूजेबल सांद्रताएं हैं, यही जो है यूजेबल सांद्रताएं आपकी क्या कहलाएंगी? सक्रिय द्रव्यमान। इसको अगर मान लो द्रव्यमान की भाषा में समझना चाहें आप, तो इसे दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं आप कि मान लीजिए आपने इसका दूसरी भाषा में अगर द्रव्यमान की भाषा में समझना चाहें
तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने इसका 40 ग्राम आपने लिया था, इसके स्टार्टिंग में कोई मात्रा थी ही नहीं, लेकिन इसमें से मान लीजिए आपने मात्र 32 ग्राम ही यूज किया मान लीजिए, और यहाँ जिस वजह से ये 32 ग्राम प्राप्त हुए, जो भी यहाँ पर हमारे को उससे मतलब नहीं कि कितना प्राप्त हुआ कैसे क्या हुआ, लेकिन हमारे को मेन मतलब होता है कि कितने अभिकारक का यूज हुआ। अभिकारक से मतलब होता है हमारा, तो अभिकारक जितना यूज होगा वही जो है उसकी जो द्रव्यमान होगा, जितना यूजफुल मास होगा, यानी कि उपयोगी द्रव्यमान ही आपका क्या कहला जाएगा, अभिकारक का उपयोगी द्रव्यमान ही सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। यही द्रव्यमान आपका क्या कहलाएगा, सक्रिय द्रव्यमान। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अभिकारक का उपयोगी द्रव्यमान ही सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा, और जो यूज नहीं हुआ है वो निष्क्रिय द्रव्यमान कहलाता है। ये समझ लीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं। सक्रिय द्रव्यमान मतलब यूज उपयोगी द्रव्यमान, ये बस बात। तो सक्रिय द्रव्यमान की बात आती है, और इसी सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े कोष्ठक में दर्शाते हैं। अब कैसे दर्शाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने ये अभिक्रिया ली है, तो यहाँ पर PCl5 को ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, और ये जो आपको जो मिला है कोष्ठक के अंदर, ये आपका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। PCl3 का भी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर से आप बैकवर्ड रिएक्शन में ये आपका जो है ना अभिकारक का काम कर लेता है, इस वजह से इसकी जो है इस तरीके से इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ये सक्रिय द्रव्यमान इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ऐसी बात है। इसको जितने जो है अणु होंगे, उन सभी अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल मेन सक्रिय द्रव्यमान कहला जाता है। समझिए, और सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि आपने जो है कितना यूज हुआ उसके ऊपर है, और जो यूज हुआ उसको हम जो है ना गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका सक्रिय द्रव्यमान। ये बात है। अब आते हैं हम जो है ना एक जो है सक्रिय द्रव्य अनुपाति का नियम को हम जो है ना एक जो है मानक अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर C प्लस डी, यानी बराबर नहीं कहेंगे, रिएक्शन का जो टाइप है उस तरीके से करके हम वहां पर इसकी सक्रिय द्रव्यमान को निकालते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हम बात कर रहे थे क्या, आपका जो मानक अभिक्रिया मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से निकाली, और ये जो है आपकी इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम में पहुंच चुकी है C प्लस डी, हमें ये प्राप्त हुआ इक्विलिब्रियम में ये इस तरीके से। तो मैंने क्या कहा, अब द्रव्य अनुपाति का नियम, अभी मैंने आपको सिर्फ सक्रिय द्रव्यमान समझाया, अब द्रव्य अनुपाति का नियम क्या कहता है, देखिए द्रव्य अनुपाति के नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसे जो है ना आप इस तरीके से लिखेंगे, किसी अभिक्रिया, अब ये जो है मैं बता दूं आपको कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है मेन रूप से तो जो है आपके इक्विलिब्रियम पर ही लागू होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है क्या, ये जो है गुलबर्ग और आगे ने जो बताया था, मेन रूप से बताया था आपके द्रव्य अनुपाति का नियम कहाँ के लिए, आपके इक्विलिब्रियम के लिए। लेकिन इसे आप जब आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, स्थिरांक, इन सब में जब आप देखेंगे तो ये जो है ना हर प्रकार की रिएक्शन पर लागू हो जाता है ये नियम, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कोई इक्विलिब्रिया या इससे कोई रिलेशन नहीं है कि इक्विलिब्रियम में लगेगा बाकी जगह नहीं लगेगा, ये सभी जगहों पर पे लगेगा। ये चाहे सिंपल रिएक्शन से इतनी सी ही होती, मान लीजिए यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम नहीं होता और सिंपल बोल देता कि नहीं ए प्लस बी मिलाने पर पे हमें C प्लस डी प्राप्त हो रहा है, तो ये जो है इसी स्थिति में भी ये जो है द्रव्य अनुपाति का नियम लागू हो जाता है। और यहीं से आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट यानी दर स्थिरांक, दर अभिक्रिया वेग
ये सभी चीजें आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार ही मिलते हैं। और वहां पर भी इसका अनुप्रयोग बहुत अच्छे ढंग से सुपर तरीके से यूज किया गया है, लेकिन 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ इतने से में यूज है। और यहाँ पर फिर आप साम्य स्थिरांक भी इसी से निकालेंगे। बिल्कुल समझ गए आप, साम्य स्थिरांक भी यहीं से निकलेगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ, हम जो है सिंगल साइड नहीं बात कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, डबल साइड होगी। इक्विलिब्रियम मतलब डबल साइड। तो आइए डबल साइड की बात करते हैं। तो किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। ये बिल्कुल समझ गए हम। अब यहाँ पर ए का सक्रिय द्रव्यमान मान लीजिए, ए का सक्रिय द्रव्यमान आपका आएगा बड़े कोष्ठक के अंदर ए, बी का बड़े कोष्ठक के अंदर बी, सी का बड़े कोष्ठक के अंदर सी। आप बोलेंगे सर सी तो जो है उत्पाद है, लेकिन रुकिए तो सही, मैं अभी आपको ये सभी चीजें क्यों बता रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अभिक्रियाएं सिर्फ एक प्रकार की नहीं हो रही, यहाँ पर दो प्रकार की हो रही। यहाँ पर ये जो हमें सीधा तीर देखने को मिल रहा है, वहां पर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो आर एफ से डिनोट की जाएगी। मतलब अगर अभिक्रिया की दर है, अगर अभिक्रिया की दर हो जाएगी जो है ए से बी मिलाने पर भी सी से डी मिलेगा। लेकिन एक रिएक्शन ये भी तो हो रही कि सी से डी मिलाने पर हमें ए से बी प्राप्त हो रहा है, तो ये इस वजह से यहाँ पे आर और बी मिल जाएगा। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब पश्च अभिक्रिया का दर की दर है यहाँ। तो हमें आर एफ मतलब अगर अभिक्रिया के लिए जो है आपके अभिकारक क्या है, ए और बी है, और इनका सक्रिय द्रव्यमान तो मैंने बता दिया हूं ये है, और ये आपस में गुणनफल होंगे, और ये जो गुणनफल है ये इसके समानुपाती हो जाएगा। आप समझ गए? जी हाँ, इतना समझ गए। इसके बाद जो है ना बात करते हैं हम आर बी की, मतलब बैकवर्ड की। तो यहाँ पर पे अब आ जाएंगे सी और डी अपने एक्शन में, ये क्योंकि यहाँ पर सी और डी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अभिकारक का कार्य कर रहे हैं, ये बात हो गई। तो यहां से आपको ये मिल गए। तो यही है, डायरेक्ट इतना ही है आपका क्या, द्रव्य अनुपाती का नियम। द्रव्य अनुपाती का नियम इतना ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीजें जो है बताने लायक हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात आ जाती क्या आपके, यहाँ पर पे जो सामने होते हैं उनको कहते हैं हम लिमिटिंग, दिमाग में कभी कभी नहीं आते हैं वो शब्द। हाँ भी वर्तमान में ये सब ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसको अपन यहाँ पर एम एन आर सी, इसको मान लीजिए आपने ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड डाल देते हैं हम यहाँ पे। जो यहाँ कुछ नंबर होते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ नंबर जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर से इनका नंबर डल जाता, तो इसके जो सक्रिय द्रव्यमान की जो मात्रा जाती है वो हो जाती है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो नंबर डलता है वो यहाँ घात में आ जाता है, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z। इस स्थिति में इस तरीके से w x y z। और जब यहाँ पर और एक चीज बता दिया जाए
जब ये दोनों रिएक्शंस जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ये दोनों अगर से आपस में, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 दे दिया आपने, 2 दे दिया, कुल मिलाकर के जो कोशिश कर रहा हूं दिमाग में लाने के, दोनों जो रेट ऑफ रिएक्शंस है समीकरण नंबर 1/2 करते हैं आप, समीकरण नंबर 1/2, तो ये करने पर पे आपको क्या मिलेगा देखिए, 1/2 करने से पहले आपको और एक चीज बता दिया जाए। एक चीज आपने देखा, किस बात की बात कर रहा हूं मैं, देखिए अब आप यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है, तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, तो यहाँ पे एक और चीज होगी, इस समीकरण नंबर 1 में समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, जो कि होगा के एफ, ले ली हमने अपने तरफ से, माने हैं ए डब्ल्यू बी एक्स, बी टू द पावर एक्स, फिर आर बी बराबर के बी सी टू द पावर वाई एंड डी टू द पावर जेड, ये हो गया। अब यहां से आप जो है आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आगे चलते हैं आप, तो यहां पर मिलेगा आपको, यहां इनको ना देते हैं आप 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ डायरेक्टली जो है ना, इसके बाद ये वाली लाइन लिख देंगे आप, इसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, और जो है ना इसको देंगे 1 और इसे देंगे 2, समीकरण नंबर 1/2 करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आर एफ के बटे में आर बी, और यहाँ पे के एफ ए टू द पावर डब्ल्यू बी टू द पावर एक्स सी टू द पावर, सॉरी यहाँ के बी बराबर सी टू द पावर वाई एंड डी टू द पावर जेड, ये मिल गया। यहां से आपको बता दिया जाए कि के एफ बराबर के बी होता है, जब अगर अभिक्रिया सेम हो तो ये अभिक्रियाओं के जो ये समानुपाती स्थिरांक है ये सेम हो जाते हैं, तो इस स्थिति में ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होते से ही क्या बच गया ये, और इसे ही हम आगे चल करके क्या कह देते हैं, के सी, इसे ही आप कह देते हैं के सी, और ये समानुपाती स्थिरांक है, और ये जो है एक प्रकार से आप देख रहे हैं ये सक्रिय द्रव्यमान, मतलब सक्रिय द्रव्यमान मतलब ये सांद्रता पर आधारित है, सांद्रता पर आधारित है, इसलिए साम्य स्थिरांक है, किसका, सांद्रता पर आधारित साम्य स्थिरांक है, ये सांद्रता पर आधारित साम्य स्थिरांक है। अब यहाँ साम्य स्थिरांक को या फिर जो आपके ये साम्य स्थिरांक है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए नॉर्मली बोल करके बता देता हूं मैं। अगर मान लो अभिक्रिया सेम टू सेम इसी तरीके से चल रही है, ए प्लस बी यहाँ सी प्लस डी, इस तरीके से चल रही है, और जो है आपकी इस अभिक्रिया के लिए मान लीजिए साम्य स्थिरांक अगर से के सी है मान लीजिए, तो जो है आपका सी प्लस डी के लिए आपका क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बराबर ए प्लस बी, मतलब अभिक्रिया पलटने पर पे साम्य स्थिरांक जो है व्युत्क्रम में चले जाएगा, अभिक्रिया पलटने पर पे साम्य स्थिरांक व्युत्क्रम में चल जाएगा। मान लीजिए आपके अभिक्रिया में सारी चीजों को आपने डबल कर दिया, मान लीजिए 2a 2b 2c 2d, मतलब a प्लस बी के लिए इतना है और आपने ऐसा कर दिया, तब जो है ना आपका जो ये साम्य स्थिरांक है ये इसका वर्ग हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई अभिक्रिया आपने कुछ इस तरीके से ली है, a प्लस बी सी प्लस डी बन रही है, और फिर सी प्लस डी से आपका ई प्लस एफ बन रहा है,
और इसके लिए K1 है अभिक्रिया स्थिरांक और इसके लिए K2 है मान लीजिए, तो Kc बराबर हो जाएगा आपका K1 इंटू K2। मतलब कहने का मतलब Kc का मतलब कौन सी अभिक्रिया के लिए हो जाएगा, A प्लस बी से डायरेक्ट अगर से मान लीजिए आपने ए ई प्लस एफ बनाना चाह रहे हैं तो इस समय जो इसका अभिक्रिया स्थिरांक हो जाएगा Kc बराबर K1 प्लस K2 ने K1 इंटू K2 हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपने तीन अभिक्रियाओं को लिया तो तीन अभिक्रिया आपस में हो जाएंगी। मान लीजिए आपने अभिक्रिया स्थिरांक को थोड़ा सा चेंज किया और जो है ना आपने क्या सोचा कि आप करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से दो अभिक्रिया ले ली आपने और सोच रहे हैं आपकी, मान लीजिए यहाँ आपने अभिक्रिया को E प्लस एफ बराबर यहाँ पे C प्लस डी बन रही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने, अभिक्रिया को A प्लस बी कुछ दूसरे तरीके से चला करके C प्लस डी बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 बाई K2 हो जाएगा यहाँ पे अभिक्रिया स्थिरांक। तो इस तरीके से मतलब जिस तरीके से चेंज हो रही है अभिक्रिया, तो अभिक्रिया के स्थिरांक जो है साम्य स्थिरांक इस तरीके से चेंज होते जाते हैं, आप ये दिमाग में रखिए। और मुख्य रूप से गुणा और भाग में चेंज होते हैं आपके, वो जोड़ना घटाना इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुणा और भाग होता है। तो ये रही बातें। अब हम बात करेंगे साम्य स्थिरांक एवं उनमें संबंध की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, इसका मतलब यहाँ पर हम आपको बता देंगे साम्य स्थिरांक मतलब कुछ जो है स्थिरांक होंगे जो कि साम्य अभिक्रियाओं पर जो है अपनी वो करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये अभिक्रिया स्थिरांक है ये तीन प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया जाए कि तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है Kc, एक होता है Kp और एक होता है Kx। नॉर्मली लोग जो है ना सिर्फ Kc और Kp के बारे में बताते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, Kx के बारे में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बता दिया जाए आपको कि Kx, Kp और Kc का मतलब क्या है। यहाँ नॉर्मली बात यहीं पर भी समझ जाइए कि Kc और C मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, P यानी कि प्रेशर और X यानी मोलवेन, मतलब ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लगभग स्थिर रहेगी, यहाँ पर प्रेशर लगभग स्थिर रहेगा और यहाँ ये मोल भिन्न के जरिए यहाँ पे जो है साम्य स्थिरांक निकाला जाएगा। और Kc किस प्रकार निकालेंगे तो मैंने बता दिया है। अब जो है Kc, अब मैं डायरेक्ट मैं इनके बीच का संबंध के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है ना Kp के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए डायरेक्ट भी कहीं दे दिया जाए कि A से B बना रहे हैं और यहाँ C से D जा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कुल दाब जो है ना आपका A और B द्वारा लगाया गया दाब मान लीजिए आपने x लिया हुआ है, x ATM लिया जा रहा है और उस समय इसमें कुछ नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जो है ना इसके जैसे जैसे बनना चालू है C और D, ये इक्विलिब्रियम वाली अभिक्रियाएं चालू होंगी ना, तो इक्विलिब्रियम वाली अभिक्रिया के हिसाब से डाल देते हैं। तो जैसे जैसे बनना चालू होंगे तो मान लीजिए यहाँ पे y जो है क्या बनेगा, इनकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, आंशिक प्रेशर। और यहाँ पर भी बता दिया जाए कि ये जो है ना आंशिक दाब के बारे में ही बात करेगा, ये Kp जो है आंशिक दाब के बारे में बात करेगा, तो ये आंशिक दाब कितना बच जाएगा इसमें x माइनस वाई। और साथ ही साथ बता दिया जाए कि जैसे कि अभी तक आपने देखा कि अभिकारकों की ही बातें की जाएगी, यहाँ पर उत्पाद से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। अब जो है ना उत्पाद बाद में अभिकारक बन जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी तो जो है ये अभिकारक ये है मान लीजिए। तो इस स्थिति में मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हीं को अभिकारकों को मानते हुए बताता हूं मैं। तो Kp बराबर यहां बता दिया जाए कि Kp बराबर कांस्टेंट, हाँ तो हम बोल रहे थे कि जैसे जैसे अब यहाँ पे तो प्रेशर मान लीजिए इसका जो है P ऑफ A का जो है प्रेशर मान लीजिए आपका x है, तो x का गुणा सामने हो जाएगा। पिछले वाले में जो यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान है, सक्रिय द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन यहाँ जो संख्या आती थी उसको हम जो है ना घात के रूप में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आंशिक द्रव्यमान है वो आ जाएगा यहाँ गुणा में। वैसे यहाँ पर भी आंशिक द्रव्यमान क्या आ जाएगा
गुणा में आ जाएगा x माइनस वाई, और उसके बाद आ जाएगी बारी p ऑफ b, ये हो जाएगा के बटे में y इंटू p ऑफ c एंड y इंटू p ऑफ d, प्रेशर ऑफ d। तो ये रहा, इसका जो सूत्र है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहां से आप जो है ना क्या निकाल लेंगे, Kp के मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे ये तो Kp का मान निकालने के लिए कोई फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं Kp, Kc और Kx में संबंध। तो यहाँ बता दिया जाए कि Kc बराबर होता है Kp इंटू RT टू द पावर डेल्टा n, और यहाँ डेल्टा n क्या है, तो इन जो अभी का डेल्टा n बराबर है डेल्टा n जी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके उत्पाद के अणुओं की संख्या माइनस आपके अभिकारकों के अणुओं की संख्या। ये इस तरीके से, जैसे आप जो है ना कौन से पिछला चैप्टर जो था आपका थर्मोडायनामिक्स, उसमें जो जिस प्रकार आपने डेल्टा एन जी निकाले थे, या फिर जैसे आपने गैस वाले चैप्टर में जो कि 5वां चैप्टर था गैस नियम, उनमें निकाले थे, उस तरीके से यहाँ पे निकलेगा डेल्टा एन जी का मान। उसी तरीके से जो यहाँ पे के एक्स का मान जो है ना, के एक्स का मान केपी से संबंधित हो, केसी के साथ संबंधित होता है। रोमन एक ही जब भी देखा था केपी, दोनों तरफ जो है ना केपी इधर रहेगा, केपी से संबंधित होता है ये के एक्स बराबर प्रेशर इंटू डेल्टा एन। और ये प्रेशर कौन सा हो जाएगा, तो प्रेशर जो ये यहाँ पे जो आंशिक प्रेशर जो लग रहा है, यही आंशिक प्रेशर की बात होगी। तो अब आप समझ गए होंगे इनमें जो संबंध है, केसी बराबर केपी इंटू डेल्टा केपी आरटी इंटू डेल्टा एन, और आरटी तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे, वैसे यहाँ पे प्रेशर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये रहा इनके बीच संबंध। संबंध के बाद हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन पर आधारित। न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जो कि एक फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं और यहाँ वीडियो आपका समाप्त कर देते हैं। आज के लास्ट स्लाइड में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जैसे कि ये कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया के लिए केपी छोटा है और केसी बड़ा है, केपी छोटा केसी बड़ा है। तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट इस संबंध से केपी बराबर केसी इंटू आरटी टू द पावर एन, डेल्टा एन है। अब डेल्टा एन कैसे निकालेंगे आपको तो पता है। तो यहाँ पे आप खुद ही देखेंगे कि डेल्टा एन कैसे पॉजिटिव होगा। यदि से डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो आपका जो है केसी बड़ा हो जाएगा और केपी छोटा हो जाएगा, और यदि से डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो केसी छोटा हो जाएगा और केपी बड़ा हो जाएगा। तो आइए पहली अभिक्रिया में देख रहे हैं, तो डेल्टा एन बराबर 0, डेल्टा एन बराबर 0, और डेल्टा एन बराबर 0 होते से ही जो है ना आपको और एक चीज बता दिया जाए, केसी बराबर केपी हो जाएगा, केसी बराबर केपी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको रिटर्न लेकर के चलता हूं जो जो चीजें मैंने बोला यहाँ पर पे। तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये पूरी अभिक्रिया है, अब यानी जो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो किस सूत्र से हल हुआ, तो यो होगा हल आपकी केपी बराबर केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन, इससे हल होगा, इससे हल होगा। तो यहाँ पर यदि से आपका डेल्टा एन यदि से डेल्टा एन बराबर अगर से 0 हो जाता है तो केसी बराबर केपी हो जाएगा, केसी बराबर केपी हो जाएगा। और यदि से डेल्टा एन बराबर 0 होने पर केसी और केपी दोनों बराबर हो जाएंगे, और डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव यानी यदि से इनका परिवर्तन पॉजिटिव दिखाई देता है आपको तो केसी बड़ा हो जाएगा और केपी छोटा हो जाएगा।
और साथ साथ यदि से ये नेगेटिव हो जाता है डेल्टा एन, तो आपको क्या प्राप्त होगा, केसी छोटा और केपी बड़ा प्राप्त होगा। अब इसके पीछे जो थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन वो आप खुद कर लेंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसे ए बी सी दे देता हूं मैं, ए बी सी, ये दिया नहीं था। ए वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आपको डेल्टा एन बराबर 0 दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले रॉन्ग हो गया। आप दूसरे वाले में देखेंगे तो डेल्टा एन पॉजिटिव होगा और इस स्थिति में आपका केसी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ आंसर सही है। और थर्ड वाली स्थिति में आपका डेल्टा एन नेगेटिव होगा, इस वजह से ये जो है केपी बड़ा हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो किस तरीके से आपको समझ आया या आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो है मैं धीरे धीरे जो है आपको आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं मोर देन बोर्ड एग्जाम से इनफ जो है आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने साथी स्टूडेंट इनके तक भी जो है इसे पहुंचाइए। और यदि कोई कॉलेज में भी है तो भी उनके तक भी पहुंचा सकते हैं आप इन्हें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।